एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। बीजेपी का नए चेहरों को लेकर चुनाव हमेशा से ही करिश्माई रहा है। अलग अलग सियासी जानकार या पत्रकार अलग अलग नामों का आकलन करते रह जाते हैं और बीजेपी का जो आला कमान है इन सारे आकलनों को धता बताकर हमेशा से ही ऐसा नाम लेकर सामने आता रहा है जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, भजन लाल, मोहन यादव, नायब सैनी, एकनाथ शिंदे, प्रमोद सावंत, हिमंता विश्व शर्मा सरीखे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हों या मौजूदा परिदृश्य में नितिन नवीन सिन्हा, पंकज चौधरी सरीखे बीजेपी के अलग अलग अध्यक्ष। इन नई लीडरशिप की फेहरिस्त तमाम है और इनसे जुड़े सवाल भी कई कि क्या ये सभी नए चेहरे जिन पर अमित शाह ने भरोसा जताया है भविष्य में आला कमान के यशमैन की भूमिका ही निभाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह की लीडरशिप मजबूत रहे, इसलिए शाह ने सिर्फ अपने खासम खास और एकदम भरोसेमंद नेताओं को ही कमान देने की रणनीति तैयार की है? क्या आने वाले वक्त में ऐसे क्षेत्रीय स्तर के नेताओं को मजबूत कर और राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नेताओं को दरकिनार कर संगठन में कमजोरी नहीं आ जाएगी? ऐसे तमाम सवाल आज हर कोई जानना चाह रहा है और इन्हीं सवालों का आज अपने खास मेहमानों के साथ विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ आज दो राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। रुद्र प्रताप जी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं और नवीन दुबे जी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत नवीन दुबे जी से करूंगा। नवीन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, पंकज चौधरी के नाम के अचानक ऐलान, आप तो लंबे वक्त से ये दावा कर रहे थे अलग अलग माध्यमों में कि नाम लिखकर रख लीजिए, पंकज चौधरी को ही बनना है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का, और आपका आकलन सटीक हुआ। क्या समीकरण है, क्या वजह हो सकती है? प्रियंक जी, देखिए, दो तीन चीजें राजनीति में होती हैं और भारतीय जनता पार्टी को, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, हम अपने आकलन में उसको बहुत जादुई पार्टी कहते हैं बीजेपी। इसमें बहुत निरंतर जादू जैसे होते रहे हैं प्रयोग और अभी भी हो रहे हैं। पहली चीज ये आती है, पंकज चौधरी को मजबूत मैं क्यों मान रहा था? पंकज चौधरी जी को मैं मजबूत इसलिए मान रहा था कि देखिए, पूर्वांचल से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डिक्टेट कर रहे थे इंटरनली, उत्तर प्रदेश में आप देखें कि पिछले वर्ष में हमने देखा कि मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय तक टला। ओम प्रकाश राजभर को लेकर अमित शाह जी की तनातनी रही, तमाम नामों को लेकर बहुत मतभेद रहे और उसके बाद बहुत लंबे गैप के बाद वो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार। आपकी आवाज, नवीन जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, तकनीकी बाधा के चलते आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। दोबारा आपको जोड़ेंगे। रुद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुद्र जी, आपसे कुछ रोज पहले डिस्कशन हो रहा था कि पूर्वांचल से चेहरा कोई बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उतारना समीकरणों के लिहाज से तो एक बेहतर फैसला नहीं होगा। क्या वजह बनी? पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ सरीके राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद हैं, उसके बाद भी प्रदेश की कमान किसी पूर्वांचल के नेता को देना, क्या समीकरण हो सकते हैं इसके पहले? रुद्र जी, देखिए, मेन बात ये हो रही है कि जैसे लोकसभा में आपने देखा होगा कि पूर्वांचल में बीजेपी को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ और जो जातिगत समीकरण की बात आती है वो पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा हावी हैं। तो इसको देखते हुए तो ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल से बनाया जाए, लेकिन मैं इस बात को इसलिए गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। कारण क्या है कि जिस जगह पर आप अगर बात करते हैं कि वो गोरखपुर से आपके पास प्रदेश अध्यक्ष हो, गोरखपुर से ही आपका मुख्यमंत्री हो, और खास करके जो पूर्वांचल की वो बेल्ट होती है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस से ही सांसद हैं, तो उनका दौरा बहुत सारा वहाँ लगा रहता है और बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं पूर्वांचल से। तो इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता था कि जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान हो या तो किसी सेंट्रल से दी जाए, जैसे कानपुर या आसपास के इलाके से, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी भी पश्चिम से थे, या बुंदेलखंड साइड से, बुंदेलखंड को भी की बहुत मांग रही है, तो
उस तरह से होता तो मुझे लगता थोड़ा सा ज्यादा बेहतर विकल्प होता। लेकिन ये बीजेपी की लंबे समय से एक स्ट्रेटजी रही है कि योगी आदित्यनाथ का जो कद है उसके बराबर में एक नेता वहां पर हमेशा वो रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि श्री प्रकाश शुक्ला बहुत धुर विरोधी माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ के। जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं उनको राज्यसभा लाया जाता है और राज्यसभा में ला करके उनको मंत्री पद भी दिया जाता है और मंत्री पद के बाद भी उनको राज्यपाल बनाया जाता है। तो इस तरह से जैसे आपने देखा होगा कोई बहुत सारे जो उनके कट्टर विरोधी के तौर पर गिने जाते हैं उनको बीच बीच में दिल्ली बुला करके एक सुगबुगाहट दी जाती है कि भाई दिल्ली में उनके साथ मीटिंग हुई। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश करी जाती है। उसी क्रम में आप ये मान के चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष भी आप गोरखपुर से बना रहे हैं। भाई योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो जन नेता के तौर पर है। वोट को कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है वो नेता है, केवल प्रशासनिक अनुभव नहीं है। राजनीति में देखिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो वोट को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो केवल एक अच्छी छवि के नेता होते हैं, बड़े पद पर हो सकते हैं। लेकिन अगर वोटर की बात करी जाए कि वोटर को मोबिलाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे अब नरेंद्र मोदी की बात करी जाती है कि वोट को मोबिलाइज कर देते हैं, कि वोट कैसे पड़े वो जानते हैं, वोटर पसंद क्या करता है, वो बूथ तक कैसे आए और कैसे बीजेपी को वोट दे वो जानते हैं। सेम उसी तरह के नेता आज के डेट में योगी आदित्यनाथ हैं। उस स्थिति में उनको अगर वहीं से आप प्रदेश अध्यक्ष देते तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर विकल्प हो सकता था कि आप कहीं और से देते तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता, क्योंकि वो गोरखपुर की उनकी भी राजनीति है। गोरखपुर के पास का जिला है महाराजगंज, जहां से वो सांसद चुने जाते हैं, तो वहां कहीं न कहीं उनकी छवि दब जाएगी योगी आदित्यनाथ के सामने और वो उस तरीके से खुल करके काम करते नहीं दिखाई दे पाएंगे जिस तरह से होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है ये बैलेंस बनाने की हमेशा से कोशिश कर रहा है कि उनके समकक्ष किसी ऐसे नेता को खड़ा किया जाए कि जिससे ये बैलेंस बना रहे। लेकिन वो उस रेस से योगी आदित्यनाथ मुझे लगता है ज्यादा आगे निकल चुके हैं कि जिनको यूपी के किसी नेता के द्वारा उनको कम करके आंका जा सकता है या उनको दबाया जा सकता है, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। संभव ही नहीं है। लेकिन अब दो तस्वीरें हैं सामने सबके। कल योगी आदित्यनाथ के जब पैर छूते हैं पंकज चौधरी और करीब 1.5 घंटे के आसपास का योगी आदित्यनाथ का भाषण होता है, उनके समर्थन में, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़े योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन उस समय सियासी जानकार जब अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों में खंगाल रहे थे या पुरानी तस्वीरों को इन दोनों की, योगी आदित्यनाथ की और पंकज चौधरी की, ढूंढने की कोशिश में थे, तो यह पाया गया कि जो साथ में दिखे हैं पंकज चौधरी तो वो कल ही दिखे, उसके पहले कोई भी सार्वजनिक दोनों की तस्वीर सामने नहीं है। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ ना कि गोरखपुर की राजनीति से हैं, मैं गोरखपुर से खुद आता हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत भली भांति उस बात को समझता हूँ कि वहाँ की चीज़ें कैसी हैं, कि योगी आदित्यनाथ का वो पूर्वांचल का जो वो बेल्ट है, गोरखपुर वाला बेल्ट है, उन पे उनकी कितनी पकड़ है, किस तरह से लोगों के अंदर उनके लेकर के एक छवि है, वो एक बहुत अलग तरह की है। उसको डिफीट देने के लिए कोई भी नेता वहाँ उस तरह से नहीं है। और खास करके पंकज चौधरी बहुत करीबी या बहुत उस के नेता में इसे भी शामिल नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को इतनी गंभीरता से और इतने सशक्त तरीके से चला सकें। तो यहाँ पर ये जो बात दिखती है कि देखिए आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक मंच पे जो चीज़ें हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने करा कि उनके प्रस्तावक के तौर पर आए, उनको साथ लेकर के आए, फिर उन्होंने उसके पैर छुए, वो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इससे बेहतर विकल्प एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिया जा सकता था। हाँ, ये हो सकता है कि जो ओबीसी वोट की बात चल रही है कि लोकसभा चुनाव में कुछ छिटके थे, वो फायदे हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए मिसमैच होता है कि योगी आदित्यनाथ के कद को दबाने की अगर कोशिश में ये प्रयास है तो व्यर्थ है और उसका फायदा पार्टी और संगठन को नहीं मिलता है। कारण क्या है कि पंकज चौधरी की वो स्थिति नहीं है कि वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर योगी आदित्यनाथ के किसी भी डिसीजन को किसी भी तरीके से ओवर रूल कर दें। तो ये स्थिति बड़ा मुश्किल लगती है। तो मुझे लगता था कहीं पश्चिम से देना चाहिए था या सेंट्रल यूपी से देना चाहिए था, तो एक बेहतर विकल्प होता। हाँ, ओबीसी से देते तो कोई और भी नेता उसकी जगह हो सकता था, वो अच्छा विकल्प होता जी। और बिल्कुल लोगों के गले से उतर नहीं रहा है कि अचानक से इस तरह के नए नाम सामने आ गए। नवीन जी अभी तकनीकी तौर पर बाधित हो रहे थे, दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, पहले तो आपका ये काबिले तारीफ आकलन था कि आप लंबे वक्त से अलग अलग माध्यमों में कह रहे थे कि लिख के रख लीजिए पंकज चौधरी ही होने हैं।
इतना जबरदस्त आकलन जब बड़े बड़े जी। सियासी जानकार भी नहीं कर पा रहे हैं और आप एकदम दावे के साथ ये बात कह रहे थे, तो आप बधाई के पात्र भी हैं। और पंकज चौधरी थैंक यू। कब चुना जाने की वजह क्या हो सकती है, नवीन जी ये बताइए। देखिए, दो तीन चीजें हैं प्रियंक जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि पूर्वांचल के अंदर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी लगभग, आप मान के चलिए, 30-32 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जो पूर्वांचल को रिप्रेजेंट करती हैं। वहां से मात्र 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 2024 में जीती थी। इसके अलावा आप देखें तो विधानसभा में भी विपक्ष का एक बड़ा प्रभाव है पूर्वांचल की सीटों पर। समाजवादी पार्टी वहां बेहतर प्रदर्शन करती हुई आई है। बिल्कुल। अब दूसरी चीज ये लगी कि भाजपा को कि अगर हम प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल से देते हैं तो पूर्वांचल में हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये, तो वो कुर्मी समाज से आते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है कि उसने अपने सहयोगी दलों को धीरे धीरे निपटाया है। तो अपना दल एस जो है, जो वहां कुर्मी वोटों की अपनी एक उनका मजबूत पिलर हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं वो वोट भी खिसक के इधर आएगा और मैं समझता हूं अनुप्रिय पटेल को इस पर असर पड़ेगा आने वाले समय में। दूसरी चीज आती है कि एक तीर से कई निशाने राजनीति में साधे जाते हैं, वो साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को मैं पहले भी बोला कि मैं उसको बहुत जादुई पार्टी बीजेपी कहता हूं, क्योंकि उसके अंदर नए प्रयोग, नए चमत्कार, नए जादू जैसे नाम जब निकल के आते हैं। हमने मोहन यादव को देखा, भजन लाल शर्मा को देखा, ये सब नाम ऐसे हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। और अभी आपको नितिन नवीन का जिस तरीके से नाम आया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष बनाया, अभी उनको कार्यवाहक हैं, लेकिन वही मुझे लगता है कंटिन्यू करेंगे। और एक और चमत्कार की मैं आज अपनी आकलन के अनुसार कहना चाहूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 31 दिसंबर को मोदी जी कोई नई घोषणा कर दें, या हो सकता है 31 मार्च के बाद कर दें। कुछ इस तरीके का होने वाला है। नवीन जी ये है जो आप जिसको बहुत जादुई पार्टी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं पूर्वांचल में जरूरत थी चौधरी जी की। पूर्वांचल में पहले से ही तमाम दिग्गज मौजूद हैं, प्रधानमंत्री भी वहीं से हैं और मुख्यमंत्री भी राज्य के वहीं से हैं। अब आप कह रहे हैं पंकज चौधरी की वहां जरूरत है, तो क्या इन पर विश्वास, उन्हें संगठन पे अपने विश्वास नहीं है, नेतृत्व पे विश्वास नहीं है? और अगर वहां पर नाकाम है तो नाकामी फिर लीडरशिप की आएगी पूर्वांचल में? प्रियंक जी, सवाल उन पर खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दो भारतीय जनता पार्टी आपस में टकरा रही है। एक वो घटक दल है भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना वाला है, जिसमें योगी आदित्यनाथ तो खैर तो हिंदू वाहिनी से आए भारतीय जनता, वो कभी आरएसएस का हिस्सा भी नहीं रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आज की वर्तमान भाजपा के अंदर एक धड़ा उनका है योगी आदित्यनाथ का, जिस पर हम लोग और आम जनमानस आकलन करता है। वो कहता है, जैसा भी रुद्र जी ने कहा भी, योगी जी का अपना एक ऑरा है, उनकी एक अपनी पहचान है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब जो एस्टेब्लिशमेंट करना है आफ्टर मोदी, तो वो निश्चित तौर पर दोनों बड़े नेता अमित शाह और मोदी गुजरात से आते हैं, और गुजरात कभी नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर उसकी पकड़ कहीं से भी ढीली हो। तो लिहाजा जो आपने बात अपने प्रारंभिक बयान में कही थी कि एक यसमैन कल्चर को डेवलप कर रहे हैं, वो उस तरीके, अभी आप एक राष्ट्रीय परिषद गठित हुई है, उसमें ज्यादातर किस तरीके के लोगों को लिया गया है? वो उस तरीके के ही लोग लिए जा रहे हैं जो अपोज नहीं कर सकते हैं। उनको बोल दो कि बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे। इस तरीके के चेहरों को लाकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आपकी घेराबंदी कर रहा है, इस तरीके की चौसर बिछा रहा है कि जिस पर अमित शाह निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने, या फिर उनके अलावा अगर कोई और भी आए तो वो भी गुजरात से ही हो। अन्य किसी प्रदेश का कोई उम्मीद, कोई भाजपा नेता इस बात की उम्मीद ना करे कि प्रधानमंत्री किसी अन्य प्रदेश से मोदी जी के बाद कोई होने वाला है। नवीन जी, सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी या फिर अध्यक्ष पद की कमान ही नहीं है, लंबे वक्त से जो मुख्यमंत्रियों पर भरोसा जताया जा रहा है वो भी बिल्कुल नए चेहरे हैं। रेखा गुप्ता, भजन लाल, मोहन यादव हो गए, नायब सैनी, एकनाथ शिंदे, प्रमोद सावंत, हिमंता शर्मा, पूरी फेहरिस्त है। मुख्यमंत्री भी इस तरह के जब नए चेहरे आते तो विरोधी ये कहते हैं कि भविष्य में जब जिस तरह की बातें होती हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्र में प्रोजेक्ट होंगे या नरेंद्र मोदी जब रिटायर होंगे तो अमित शाह के भरोसेमंद लोग जो हैं वो मजबूत रहें, जिससे जो सत्ता है
या पार्टी में भी संगठन है वो शाह के पक्ष में रहे, ऐसा है क्या? बिल्कुल यही है, और यही कारण है कि इस तरीके की घेराबंदी की जा रही है जिससे अमित शाह को आने वाले समय में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। एक ऐसी बैरिकेटिंग कर दी जाएगी नई लीडरशिप को खड़ा करके, जो केवल और केवल अमित शाह के सुर में सुर मिलाएगी। उनके खिलाफ जो भी लोग जाएंगे उनको आवाज को दबाया जाएगा, उनको दरकिनार किया जाएगा। इस तरीके का एक गोलबंदी की जा रही है और वो दिखाई भी दे रही है। आप एक चीज देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप ले लीजिए मुख्यमंत्री, तो ये वो लोगों बनाए गए हैं जो कभी चर्चा में नहीं थे, जिनको ये नहीं कह सकता ये सीनियर लीडरशिप है, यही डिजर्व करने वाला अब भाजपा में डिजायर बिल्कुल ना करे कि आप डिजर्विंग हैं, कि आप ही को ये पद मिलेगा, वो संभावना नहीं है। दूसरी चीज एक और है, उत्तर प्रदेश में अब केशव प्रसाद मौर्य को कहां समायोजित किया जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह की गुड बुक्स में गिने जाते हैं, बिल्कुल उनके बहुत करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो मुझे लगता है नितिन नवीन को लाके ट्रायल लिटमस टेस्ट है, और हो सकता है बाद में केशव प्रसाद मौर्य को स्थायी रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना दिया जाए, ताकि ओबीसी समीकरण भी सज जाए और योगी फैक्टर जो डैमेज कर सकता है अमित शाह को, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किनारे लगाया जाए। और योगी जी के साथ एक कमी अभी मैं देख रहा हूं, जो उनकी अपनी कोई लॉबी नहीं, उनकी अपनी ब्रांडिंग है। जनता के बीच में एक अच्छी ब्रांडिंग है योगी जी की, इसको कोई नहीं ना कर सकता। पूरे देश के अंदर एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके पास लॉबी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर आपको अपने नेतृत्व को बचा के रखना है तो आपकी एक लॉबी होना बहुत जरूरी है। नेताओं की लॉबी उनके साथ में नहीं है। और संगठनात्मक कौशल पर भी कई बार गाहे बगाहे सवाल उठते रहे हैं, अधिकारियों से तालमेल बिठाने पर सवाल उठते रहे हैं। संगठनात्मक कौशल शायद शाह का आकलन अगर किया जाए तो बेहतर हो है उनकी तुलना में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रियंकी देखिए, अमित शाह जी का जो संगठनात्मक कौशल है वो हमने तमाम चुनावों में, तमाम गठजोड़ करने में, तमाम जगह की सत्ता परिवर्तन करने में देखा है। इस बात में कोई लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि अमित शाह का संगठनात्मक कौशल बहुत शानदार है। उसके सामने अगर आप कंपैरिजन करें योगी आदित्यनाथ जी का संगठनात्मक कौशल, तो वो मैं समझता हूं 100 और 10 का अंतर आपको मिलेगा। जब इतना बड़ा गैप है तो आप योगी जी के पास कौन से विधायक हैं इस तरीके के जो उनके बिल्कुल गुड बुक्स में हो, या उनके बिल्कुल 100% यस मैन टाइप के हो? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारे होंगे। कुछ अगर उनकी बिरादरी के विधायकों को साइडलाइन कर दो तो सारे विधायक उनके साथ नहीं है। और हमने वो दौर देखा है जब नंदकिशोर गुर्जर ने विरोध किया तो इसी भारतीय जनता पार्टी की 150 विधायक पटल पर आ गए थे विरोध में। तो वो दौर भी आप माइनस नहीं कर सकते। तो इसलिए योगी जी को अब एक कदम फूंक के रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जो राजनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने करवट ले रही है, वो कहीं ना कहीं इन बड़े पुराने नेताओं के लिए एक खतरे की घंटी बन सकती है। रुद्र, आप अलग अलग अपने वक्तव्यों में इससे कभी गुरेज नहीं करते हैं कि योगी आदित्यनाथ में पूरी संभावनाएं हैं। आप कहते रहे हैं कि भविष्य में केंद्र के वो मजबूत नेता के तौर पर उभरते हैं, इसमें पूरी संभावनाएं हैं। एक बात जो आकलन के आधार पर अभी नवीन जी ने मुहर लगाई कि यशमैन चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्या आप ऐसा मानते हैं? और क्या नड्डा से बेहतर नितिन नवीन आगे चलकर यशमैन नड्डा से बेहतर बन के उभरेंगे? देखिए, राजनीति यस मैन से नहीं चलती है, राजनीति जनता से चलती है। आप सारा समीकरण अपने पक्ष में कर लेंगे। जब इसके पहले अगर आप देखेंगे कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसके पास बहुत सारे यस मैन थे, और जैसे वो सत्ता से बाहर जाती है सारे यस मैन भाग जाते हैं। क्योंकि देखिए, अभी आप चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं उसकी एक वजह है। आप सत्ता में हैं, आप डिसीजन लेने में समर्थ हैं, लेकिन अगर जो नेता जनप्रिय नहीं होगा, जिसके आधार पर वोट नहीं आएंगे। आज एक बात बताइए, अगर आप बीजेपी 240 सीटों पर आई है तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग शीर्ष पदों पर बैठे हैं वो जनता के बीच के नहीं हैं। आप अगर देखेंगे कि आज केंद्र की सरकार में जो 3 बड़े मंत्रालय होते हैं, उसमें तीनों बड़े मंत्रालय में राज्यसभा सांसद आपने बैठा है, उनके जनता से लेना देना ही नहीं है। निर्मला सीतारमण चुनाव के बीच में ये कह देती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। आप बताइए कि आपके पास विदेश मंत्री जो है राज्यसभा से हैं, आपने बनाया है फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा से, आपके रेल मंत्री हैं राज्यसभा से। सवाल ये उठता है, आज आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता के बीच आपको वो नेता चाहिए जिनके नाम पर वोट पड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी छवि बड़ी
बड़ी अलग अलग तरह की है और उनको राजनीति में अगर हम इस समीकरण से देखें तो कहीं नहीं फिट बैठते हैं। लेकिन चुनाव कौन जीत करके आते हैं? अभी जैसे बिहार में अनंत सिंह को आप देखें, उनका क्या व्यक्तित्व तो फिर लोकप्रिय नेताओं को ही कमान देनी चाहिए। जी हाँ, आज वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, आज आप केंद्र की सरकार में हैं, कांग्रेस के साथ क्या हुआ? जब तक कांग्रेस में केंद्र की में सरकार थी, आपका कांग्रेस का नेता कोई पार्टी छोड़ करके भागा? जैसे ही सत्ता से आप बदलते हैं वैसे जितने भी आप जिसको अपना मानते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो अवसरवादी व्यक्ति होता है वो आपका कभी नहीं हो सकता है। तो जितने लोगों को आप बना रहे हैं वो सब अवसरवादी नेता हैं और उनके पास जनता का आधार नहीं है। जब जनता का आधार नहीं है तो वो खुद जब नहीं चुने जाएंगे तो आपको क्या सहयोग करेंगे? हमेशा देखें, लीडरशिप वो होती है कि एक ऐसा लीडरशिप चुनती है कि जो आपके लिए काम करे, वो आपके लिए वोट लाए, आपके लिए सत्ता के लिए मजबूती पैदा करे। भाई बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो आरएसएस को क्यों माना जाता है कि उसका मजबूत स्तंभ है? वो जनता के बीच होता है और वहां से लोगों को कन्वर्ट करता है। जब आपके पास सीटें ही नहीं रहेंगे, जब आपके पास वोट ही नहीं रहेगा, तो आप एक बार बताइए कि आप चुनाव जीतेंगे कैसे? और 24 के चुनाव में जहां इस तरह के चुनाव किए गए, बीजेपी को नुकसान कहां कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ क्योंकि आपने सीटों का जब चयन किया तो मुख्यमंत्री को आपने उसमें शामिल नहीं किया और उन्होंने बोल दिया था ये नहीं होगा। सबसे ज्यादा यूपी में नुकसान हुआ। आपने भजन लाल को चुना जब राजस्थान में, तो वहां उसका विरोध था, तुरंत उसके चुनाव से पहले थे, तो सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में विरोध होता है। वही आपको महाराष्ट्र में हुआ, तो बाकी प्रदेशों में थोड़ी बीजेपी को नुकसान हुआ। सवाल यह है कि जब सीट आप नहीं ला पाएंगे तो आप किसके आधार पर राजनीति करेंगे? और जब नहीं करेंगे तो जितने लोग इस तरह के लोग आप बना रहे हैं वो कोई आपके साथ नहीं दिखाई देगा जब सत्ता नहीं रहेगी। आज एक बात बताइए, कांग्रेस के राहुल गांधी के जो खासम खास लोग थे वो आज उनके विरोध में बोल रहे हैं ना, जब 10 सालों में वो सरकार में थे। लेकिन रुद्र जी, सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि जब तमाम दिग्गज नेताओं को जिनके चेहरे के आधार पर बड़ी लोकप्रियता थी उनको हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ का भविष्य में पद भी संकट में आ सकता है किसी नए चेहरे को सामने लाके? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। कहीं पर भी जो जितने लोग ऐसे नेता थे, और योगी आदित्यनाथ, मैंने क्या कहा, 2 नेता को बीजेपी हटा करके ये प्रयोग करके दिखा दे। एक हेमंत बिश्व शर्मा को हटा दे असम से, और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटा करके अगर किसी को बना करके दिखा सकती है प्रयोग, तो मैं मान लेता हूं कि पूरे देश में ये प्रयोग लागू किया जा सकता है। क्योंकि जितने लोगों को हटाया गया था वो वहां पर उस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग नहीं है, वो बीजेपी की वोट से जीतते हैं। लेकिन ये 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जो 2 नेता ऐसे हैं कि जिसको बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हटा करके चुनाव नहीं लड़ सकता या हटा करके वहां की राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये दोनों में फर्क होता है। बाकी आप कहीं के भी देख लीजिए, एक तो वहां सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था, तो आपने जिसको चुन लिया उसको मान लिया गया, बाकी लोग बैकफुट पे पहले से ही चल रहे थे क्योंकि वो सत्ता में पहले से नहीं थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आएगी या असम की बात आती है, तो ये जो दोनों नेता है ना, इनके नाम पर वोट पड़ते हैं। इनकी जो फैन फॉलोइंग है ये वोटरों के बीच वो बड़ी जबरदस्त तरीके से, अब जैसे योगी आदित्यनाथ की डिमांड आपने देखा होगा बिहार चुनाव में कितना ज्यादा थी, या अगर बात करी जाए कि हरियाणा चुनाव में उनके एक स्टेटमेंट ने चुनाव को अलग तरीके की दिशा दे दी, महाराष्ट्र में उनके नारे गूंजते हैं, उनकी बातों के से चुनाव प्रभावित होता है। तो ये जब जन नेता होते हैं जो वोट को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक अलग तरह की राजनीति होती है और राजनीति में इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जिस नेता के पास लोग हैं, जिस नेता के, क्योंकि संगठन से लेकर सारी चीजें नेता के नीचे काम करती। नरेंद्र मोदी को जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था तो संगठन में उनकी क्या पकड़ थी? उससे पहले तो आडवाणी जी की बहुत पकड़ थी। चूंकि वक्त सीमित है, अंतिम में नवीन जी ये तथ्य बताइए, आपने जैसा कहा कि शाह की सहमति से ही ये सारे चेहरे लाए जा रहे हैं, भविष्य में ऐसी स्थिति अगर बनती है, रुद्र जी की अगर माने कि योगी आदित्यनाथ एकदम मजबूत नेता है और केंद्र की ओर प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये जो सारे नए प्यादे हैं उनसे तालमेल बिठाने में, संगठन को जोड़ने में योगी आदित्यनाथ सफल हो पाएंगे, या फिर संगठन एक नई राह में शाह की दिशा में बढ़ेगा और भविष्य में जैसा उनके विरोधी कोट करते रहे कि 2 फाड़ भी दिख सकता है? नवीन जी। बिल्कुल प्रियंक जी, आप एक चीज समझ लीजिए कि अब जो आने वाला दौर है भाजपा का वो शाही दौर है, अर्थात शाह का दौर है। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जो बात अभी रुद्र भाई कह रहे थे, उनके लोकप्रियता वगैरह इतनी ज्यादा है, इसीलिए तो खतरा है योगी जी पर, अदरवाइज तो कोई खतरा नहीं था ही नहीं। वो खुद ही यस-मैन बन जाते तो उनको भी कोई खतरा नहीं है। पूरे देश के अंदर जितने भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा भी यस-मैन है, आप ध्यान रखिएगा, कोई बहुत बड़े अपना चेहरा नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जो ब्रांड इक्विटी है, उस ब्रांड इक्विटी से ही तो अमित शाह को खतरा है।
तो सबसे पहले वो खतरा कैसे टले, इसी पर तो सारा मंथन भाजपा कर रही है और इसी हिसाब से अपने प्यादों को सेट कर रही है। तो यहाँ समस्या कोई है ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ भले ही एक विनिंग स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है उनका प्रचार का, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि आपको अगर संगठन को माइनस कर दें तो आप कहां स्टैंड कर पाएंगे? बनी रहे आपकी ब्रांड इक्विटी, क्या फर्क पड़ जाएगा? बड़े बड़े दिग्गज नेता भाजपा ने निपटाई है और निपटे हैं। यही एकमात्र बचे। उमा भारती की ब्रांड इक्विटी कम थी क्या? जमाने में पूरे देश में उनके तो भाषणों की कैसेटें सुनी जाती थी। ठीक है नवीन जी, चीज ये काफी है, ठीक है योगी नवीन जी जी, को चूंकि वक्त सीमित है संगठन पर ध्यान देना पड़ेगा। जी, चूंकि वक्त सीमित है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे तमाम सवाल भविष्य की गर्त में हैं कि इस तरह नए चेहरों को सामने लाकर क्या संगठन में एक बड़ी असहमति भविष्य में देखने को मिल सकती है? क्या अमित शाह ने ऐसे तमाम अपने भरोसेमंद साथियों को मजबूती देकर इस बात की पुष्टि की है कि भविष्य में अमित शाह ही सुप्रीम लीडर के तौर पर उभरेंगे? इस तरह के तमाम सवाल भविष्य की गर्त में हैं। खबरें लगातार एफएम न्यूज पर जारी है। मैं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार।